तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पर। 10th क्लास का जो है बिहार सरकार द्वारा जो प्रदत्त एक किताब है, ये आधार बुक है। इसी बुक के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था को जानना क्यों ज़रूरी है। हाँ, यानी कि एक तरह से हम घर का जो आर्थिक प्रबंधन है कि नहीं। जैसे एक तरह से घर का आर्थिक प्रबंधन होता है, उसी प्रकार से देश का आर्थिक प्रबंधन होता है कि नहीं। तो ये पूरा आर्थिक प्रबंधन को समझने के लिए, जानने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। सिंपल बात ये है। तो ये आज का पहला जो चैप्टर है कि नहीं, अर्थव्यवस्था इसके एवं इसके विकास का इतिहास, यानी ये विकास कैसे किया, ये अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे कैसे बढ़ा। तो इसके बारे में क्या बताओगे, तुम बताओ पल्लवी। जैसे देखो, सिंपल बात यह है कि जैसे पहले आज से 1000 साल पहले की कल्पना करो। तो पहले क्या था, पहले ये था कि जैसे मान ली किसी के यहाँ चावल ज़्यादा हो गया या किसी के यहाँ गेहूँ है, तो आदमी एक दूसरे के यहाँ से बदल लेता था कि 1 किलो तुम चावल दे दो, हम तुमको 1 किलो गेहूँ दे देते हैं, है कि नहीं। किसी के यहाँ मान लिया जाए कि दूध है, किसी के यहाँ सब्जी है कि नहीं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आपका कोई पड़ोसी है जिसके के यहाँ दूध खूब होता है, 2-3 वो गाय है, और किसी के यहाँ 10 कट्ठा में सब्जी लगा हुआ है, तो उसके के यहाँ दूध नहीं है, उसके के यहाँ सब्जी नहीं है, एक के यहाँ। तो एक दूसरे से क्या करते थे, सामान अदला बदली कर लेते थे। कभी उसको दही दे दिए तो उसको थोड़ा सा भिंडी दे दिया, कोई उसको घी दे दिया तो थोड़ा इधर और भी कुछ दे दिया इसके बदले। तो एक इसको कहते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु का अदला बदली, है कि नहीं। फिर धीरे धीरे सरकार का स्वरूप आया और मुद्रा आया प्रचलन में, सिक्का, है कि नहीं। सिक्का का भी कई रूप हुआ। पहले सीसा का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, सोना का सिक्का, है कि नहीं, प्लैटिनम का सिक्का। उसके बाद फिर नोट आया, मुद्रा के रूप में फिर नोट का प्रचलन आया। धीरे धीरे फिर बैंकिंग प्रणाली विकसित हुआ। बैंकिंग प्रणाली विकसित होने के बाद फिर चेक वाला सिस्टम हो गया। एक ही तुझे किसी को 2 लाख रुपये भेजना है तो बैंक वाला चेक काट के दे दो, पैसा चला गया। अब उससे भी आगे बढ़े क्या हो गया है, यूपीआई, है कि नहीं, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। हम लोग मोबाइल से ही जो है ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ये क्या, एक अर्थव्यवस्था के विकास में जो है ये सब भूमिका रहा है इन सब चीज़ों का, है कि नहीं। तो इन्हीं चीज़ को हम आज डेवलप से मैंने उसको विस्तार से पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो हम इसमें जो मेरा फॉर्म होगा पढ़ने का, जानने का, वो क्वेश्चन फॉर्म होगा, यानी क्वेश्चन हम पूछेंगे, है कि नहीं, और आप लोगों को जवाब देना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये बताएंगे कि जैसे इसमें आपको एक वर्ड दिया है कि भारत जो है, जब अंग्रेज भारत में आए थे उससे पहले, यानी उस समय भारत सोने का चिड़िया था। ऐसा क्यों कहा जाता है, सोने का चिड़िया भारत क्यों कहा जाता था, हाँ बताइए। हाँ, पहले क्या था, देखो सिंपल बात है कि पूरा विश्व का जो अर्थव्यवस्था था ना, मान लो पूरा दुनिया में 100 रुपया था तो ओकरा में 24 रुपया भारत में था, है कि नहीं। यानी ऐसा नहीं कि यहाँ सोना की चिड़िया रहता था, ऐसा बात नहीं है। यानी जैसे कि कैसे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा धनी कौन है, अमेरिका भी है आज के डेट में, है कि नहीं। तो उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी कोई देश था तो वो देश कौन था, इंडिया था, भारत था। हाँ, भारत था, इंडिया था जो भी। तो धीरे धीरे अंग्रेज आए और वो एक अलग कहानी है, वो कैसे कैसे शोषण किए वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, कि भारत का शोषण किस किस प्रकार से हो किया। बस इतना हमें जानते हैं कि 200 सालों तक उसने राज किया, भारत का शोषण किया, है कि नहीं, और भारत को एक बदहाल, गरीब, कंगाल देश के रूप में बनाकर छोड़कर चला गया, है कि नहीं। हाँ, आप बताइए इसमें, इसे ये बात आप जब किताब पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया है कि भारत जो था ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका मतलब क्या हुआ, उपनिवेश का मतलब क्या होता है। हाँ, वेरी गुड। यानी कोई शक्तिशाली राष्ट्र अगर किसी राष्ट्र पर, है कि नहीं, अ, आर्थिक शोषण करता है, उसका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है,
तो उसको कहा जाता है कि उपनिवेश। जैसे भारत जो था ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय एक शक्तिशाली राष्ट्र था और भारत पर जो है आर्थिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण, हर तरीके से एक तरह से नियंत्रण स्थापित कर चुका था, है कि नहीं। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था क्या है। जैसे हम पहले ये भी जानेंगे ना कि अर्थव्यवस्था है क्या, तो क्या बताइएगा अर्थव्यवस्था क्या है। हाँ देखो, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित किया है कि नहीं। तो आपको कोई भी एक परिभाषा जो है सुटेबल, आपको जो अच्छा लगे उसको याद रखना जरूरी है कि नहीं। जैसे अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आर्थिक क्रियाएं होती है। जैसे मान लो कि कोई टीचर पढ़ा रहा है और उसके बदले पैसा ले रहा है, तो भी एक आर्थिक क्रिया है। कोई किसान है, वो खेत में काम कर रहा है, उसके बदले उसको लाभ हो रहा है, वो भी एक आर्थिक क्रिया है। कोई जानवर चरवाहा, कोई जानवर चरा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, यानी जो भी काम कर रहा है जिससे उसको कुछ अर्न हो रहा है, पैसा मिल रहा है कि नहीं, तो वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। समझ रहे बात को। और ये सब जितने भी आर्थिक क्रिया होती है किसी भी देश में, किसी भी समाज में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का योग है कि नहीं। बात समझ रहा है। यानी कई प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक वैसा तंत्र जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है कि नहीं। देखो ये सब चीज़ जो है एकदम बिल्कुल एक बार माइंड में जो है सेटअप कर लेना है एकदम सीधा, मतलब कान खोल के रखना है। कान खोल के रखने का मतलब कान ऐसे बंद तो नहीं है, कोई किसी का कान बंद नहीं रहता है, लेकिन कान खोलने का मतलब कि एकदम ध्यान की मुद्रा में रहना है कि नहीं। कि जो भी चीज़ें हम सुने वो एडॉप्ट कर लें, उसको याद कर लें। क्योंकि अब एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहने से अच्छा है कि एक ही बार ध्यान दे के पढ़ लें और सीख जाएं, है कि नहीं, हमेशा याद रहेगा। तो ये जो है आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, सॉरी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या क्या बताओगे। आर्थिक क्रियाओं का योग, यानी आर्थिक क्रियाओं का योग को ही हम आर्थिक क्रिया का मैंने अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जिसमें अब इसी में लोग अपने आजीविका के लिए काम कर रहा है, कोई और धन इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा है। जैसे बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे एक गरीब आदमी है, वो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रिया करता है वो किस लिए करता है, आजीविका के लिए करता है। लेकिन एक अमीर आदमी है, जैसे अब अंबानी है, अंबानी भी काम कर रहा है ना किसी न किसी प्रकार से, तो किस लिए काम कर रहा है, वो और अधिक अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। एक गरीब आदमी अगर काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा, है कि नहीं। तो वो जो काम कर रहा है, वो जो आर्थिक क्रिया कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, आजीविका के लिए। आजीविका समझते हो, आजीविका मतलब दाना, हाँ, जीवन जीने के लिए, दाना पाने के लिए। लेकिन एक अमीर आदमी जो बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, फिर वो एक तरह से कह सकते हो कि अपना उन्नति के लिए, अपना आर्थिक वृद्धि के लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल हम ये जानेंगे कि आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है कि नहीं। किताब जरूर पढ़ना है, बिना किताब पढ़े कुछ नहीं होगा। हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जो टेक्निकल वर्ड है, जो टेक्निकल चीज़ है उसको हम क्लियर बता देंगे, है कि नहीं। लेकिन आपको समझने के लिए, यानी जानने, अच्छा से सीखने के लिए किताब पढ़ना पड़ेगा। किताब नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं सीखोगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको इस प्रकार से हाईलाइट कर लेना है किताब में, है कि नहीं। ऐसे हाईलाइट करके पढ़ना है, ज़्यादा बेटर होगा। अगला है देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा, है कि नहीं। जैसे अर्थव्यवस्था को जो है खास करके हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें, है कि नहीं, तो इसको कितने वर्गों में विभाजन किया गया है। अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो कितने भागों में इसको बांटा गया है, कौन कौन। कौन कौन, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र या उसी को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर कहा जाता है कि नहीं। 3 क्षेत्र में बांटा गया है। ये सेक्टर क्या बताता है, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, ये क्या बताता है,
ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। बात समझ आ रहा है? अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, यानी तो जितना भी आर्थिक क्रिया है ना, जितना भी आर्थिक क्रिया हो रहा है देश में, उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी अर्थव्यवस्था एक तरह से कह सकते हैं ढांचा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हम ये जानने के लिए ऐसा किए हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसा आता कहाँ से है। तो हम बताएंगे प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से और तृतीयक क्षेत्र से। अब है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो एक चार्ट दिया है किताब में, इस चार्ट को एकदम ध्यान में रखना है, मेंटली जो है कि नहीं, माइंड में। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, है कि नहीं, मेनली कृषि आता है। तो कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो मेनली हम कहेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि, माने कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सिंपल बात ये भी कह सकते हैं। और कृषि के अंतर्गत ये सब पशुपालन, वन, मछली पालन सब आता है। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्यों कौन कौन आता है? हाँ, तो दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे हाँ, उद्योग हो गया, जितने भी एमएसएमई होते हैं, यानी कि छोटे मंझले उद्योग जो भी होते हैं, है कि नहीं, गैस एवं बिजली वाला उद्योग हो गया, ये सब क्या है, मैंने गैस बिजली उत्पादन वगैरह ये सब जो हो रहा है, जो भी गैस का उत्पादन हो रहा है, बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये सब द्वितीयक सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, है कि नहीं। इसमें क्या आता है, जैसे उदाहरण, अरे हाँ, संचार और व्यापार, कैसे व्यापार तो उसमें आएगा, हाँ इसमें ये आएगा, आपको व्यापार आएगा, हाँ ठीक है, ये भी इसी का सर्विस हुआ ही, है कि नहीं। और जैसे देखिए, अब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कोई वैसे परिवहन हो गया, बस सेवा या जो भी रेल सेवा, ये सब क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है कि नहीं। तो एक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 क्षेत्र हो गया। जिस देश में, ध्यान रखना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस देश में या जिस अर्थव्यवस्था में कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र का रोल ज़्यादा होगा, है कि नहीं, तृतीयक क्षेत्र का रोल ज़्यादा होगा, वहाँ पे इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे विकसित देश है कि नहीं। जैसे सिंपल एक हम घर एक उदाहरण से लेके चलते हैं। किसी के यहाँ मान लो कि 10 गो आदमी एक घर के परिवार में, और उसके के यहाँ 5 गो आदमी नौकरी कर रहा है, यानी सेवा क्षेत्र में नौकरी कर रहा है। इसका मतलब वो चीज़ कर रहा है, कौन क्षेत्र में है वो, सेवा क्षेत्र में, वो सर्विस सेक्टर में, है कि नहीं। और एक दूसरा घर है जिसे क्या 5 गो आदमी खेती कर रहा है, तो कौन ज़्यादा उन्नति करेगा, नौकरी कर रहा है। इसीलिए देखो, इसीलिए कोई भी एक किसान है, उसका बेटा चाहता है कि हम प्राथमिक क्षेत्र से उछल के कहाँ चल जाएं, तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में पैसा ज़्यादा है कि नहीं। प्राथमिक क्षेत्र में पैसा थोड़ा कम है, मेहनत ज़्यादा है। इसीलिए आदमी इसमें देखो, इसमें आदमी ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे कृषि में भारत का बहुत बड़ा आबादी जो है कहाँ काम कर रहा है, खेती बाड़ी में, लेकिन फिर भी वो उतना उन्नति वो नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे कम आदमी किस में काम कर रहा है, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर में। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से आ रहा है अर्थव्यवस्था को। अगर इसे एक दिमाग वाला आदमी लाखों मजदूर आदमी से ज़्यादा पैसा कमा सकता है कि नहीं। बस में आ रहा है। जैसे अब हम अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें, ये सब खेती कर रहा है, ये सब कहाँ उलझा बिजनेस कर रहा है, सब व्यापार कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र में है सब, है कि नहीं। तो हम ये नहीं करें, क्योंकि लोगों का आजीविका, खाने पीने का सामान तो कृषि से ही मिल रहा है। लेकिन ये अर्थव्यवस्था में ऐसा, मतलब एक सच्चाई है अर्थव्यवस्था का कि सबसे ज़्यादा मतलब जो इनकम है अर्थव्यवस्था को किस सेक्टर से है, सेवा क्षेत्र से। चलिए ये बात क्लियर हो गया। जैसे अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें
तो बिहार का करीब 70% आदमी कृषि में संलग्न है, लेकिन बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का योगदान कितना है, 20%, लगभग 20% के आसपास। अभी लेटेस्ट जो डेटा है कि नहीं, 2023-24 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है बिहार का, देखो तुम लोग कोई भी किताब से पढ़ोगे है कि नहीं, तो जब भी कहीं पे डेटा दिया हुआ रहेगा है कि नहीं कि अर्थव्यवस्था में योगदान, तो इसको कैरेंट देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें डेटा रहेगा 1901 का, 2007 का, 2001 का। इसे देखिए इसमें दिया है भारत के बारे में कि भारत में 1901 ईस्वी में है कि नहीं प्राथमिक क्षेत्र में जो है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 63.6% है कि नहीं। ध्यान रखो 1901 में है कि नहीं प्राथमिक क्षेत्र का इतना था, और तृतीयक क्षेत्र का कितना था, 23.7%। अभी क्या है, सिनेरियो चेंज हो गया है, अभी करीब 60% के पास योगदान है तृतीयक क्षेत्र का है कि नहीं, और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है लगभग 20% के आसपास। बात समझ रहा है। तो इसका मतलब है कि तृतीयक क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब किसी अर्थव्यवस्था में अगर इसका योगदान अगर 80%, 90% हो जाएगा, तो समझो कि देश बहुत समृद्ध है, बहुत मतलब अच्छा स्थिति में है कि नहीं। और जिस देश का अगर अर्थव्यवस्था में अगर कृषि क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अगर 50-60% है, 70% है, इसका मतलब उसका हालत बहुत खराब है कि नहीं। तो इसलिए तुम लोग किस क्षेत्र में जाना चाहोगे, प्राथमिक क्षेत्र में कि तृतीयक क्षेत्र में? और द्वितीयक नहीं, द्वितीयक भी ठीक है वो भी, लेकिन हाँ, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, तृतीयक क्षेत्र। चलो इस मैंने क्षेत्र समझ में आ गया। ये क्षेत्र क्या बताता है, इसे जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है क्या बताता है, कि पैसा कहाँ से आता है। ध्यान रखने की बात, ये लाइन को याद रखना। ये जो अर्थव्यवस्था का संरचना जो 3 प्रकार के है, ये क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा कहाँ से आता है। बात समझ रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब है कि हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, के प्रकार के अर्थव्यवस्था होता है। तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के, भी 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, मैंने मेनली 3 प्रकार का होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या बताता है, ये बताता है कि पैसा जाता कहाँ है कि नहीं। जो अर्थव्यवस्था में से पैसा आया है कि नहीं, तो फिर वो गया कहाँ है कि नहीं, तो ये बतलाता है। समझ रहे बात को, ध्यान से समझो इसको। जैसे मान लो कि जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यानी जहाँ बिजनेस कर रहा है आदमी सबसे ज़्यादा, या फिर जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पैसा मतलब आदमी, इसे देखिए भारत की बात भी करेंगे हम है कि नहीं, तो इसे पैसा जैसे अर्थव्यवस्था में आया तो किसके पास आया। अब इसे एक गरीब आदमी है, उसके पास तो खाने भर ही आता है। भारत में भी मेन पैसा तो गरीब आदमी के पास थोड़ा है, वो तो कमाता है, खाता है, लेकिन मूल सबसे ज़्यादा पैसा जो है भारत के 1% लोगों के पास है कि नहीं। यानी अगर हम बात करें तो देश का 80% पैसा है कि नहीं देश के 1% लोगों के पास है। पास में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या होगा वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे संसाधन का स्वामित्व जो होता है वो निजी व्यक्ति के हाथ में होता है कि नहीं। जैसे इसमें उदाहरण ले लेंगे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश है जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है कि नहीं, समझ रहे हैं। आगे हम समझ लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था भी, उसके बाद दोनों में कंपेयर करके समझ लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, हाँ नहीं पता है। इसमें होता है कि जो संसाधन होता है उस पर स्वामित्व किसका होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का होता है। हाँ, अगर सरकार का स्वामित्व होगा इसका मतलब कि सारा लोग का स्वामित्व होगा। जैसे ट्रेन है, ट्रेन क्या है, सरकारी है, तो किसी एक आदमी का है, वो सबका है। जैसे मान लो कोई ट्रेन है तो जितना यहाँ के प्रधानमंत्री के हक है उस ट्रेन पर,
उतना एक आम आदमी का भी हक है। बस में आ रहा है। लेकिन इसे अब रिलायंस के टावर है लगा हुआ, तो वो किसका है? हैं? रिलायंस का टावर सबका थोड़े है। रिलायंस का टावर अंबानी का ना है। हैं? इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो, है कि नहीं? या मान ले रोड पे बस चल रहा है, कोई प्राइवेट बस है, तो किसका है? किसी किसी आदमी का है कि नहीं? या मान लो कि तुम्हारे के यहाँ स्कूटर है, बाइक है, तो किसका है? सबका है वो, सबका नहीं है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो जब एक जो देश का साधन होगा, देश का प्रॉपर्टी होगा, है कि नहीं? अभी प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं, ये रोटी कपड़ा और मकान से हट के बात कर रहे हैं, समझो कि अब ऐसा नहीं किसी का घर है तो घर भी सरकारी होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं? इसे देश का जो संसाधन होगा, रिसोर्सेज होगा, है कि नहीं, उस पर अगर सबका स्वामित्व है, यानी सरकार का नियंत्रण है, तो इसका मतलब है कि उस समाजवादी अर्थव्यवस्था का इफेक्ट है। और जहाँ पे निजी चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका में, जैसे देखो अमेरिका में जैसे हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो वहाँ पे एक प्राइवेट आदमी का, है कि नहीं, अंतरिक्ष में अपना जहाज भी भेज रहा है कि नहीं? वहाँ भारत में भी जहाज चल रहा है प्राइवेट आदमी का, यहाँ जहाज जो है कोई सरकारी नहीं रहा, सब बेच दिया गया, है कि नहीं? तो ये जो है भारत क्या है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी रूल भी फॉलो होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो संसाधन होता है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाता है कि नहीं? जैसे कोई आदमी है तो अपना बैंक भी खोल सकता है कि नहीं? कोई आदमी है तो अपना रेल भी चला सकता है, लेकिन हाँ उसको भी उसके लिए रूल कानून होते हैं, है कि नहीं? जैसे अमेरिका में कोई आदमी अपना अंतरिक्ष यान भी अंतरिक्ष में भेज सकता है कि नहीं? बात समझ रहे हो बात को? लेकिन ये काम कोई रूस में नहीं कर सकता है। रूस में कोई आदमी अपना अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में नहीं भेज सकता है। क्योंकि वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। जो भी मेन प्रॉपर्टी है, जो मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उस पर किसका नियंत्रण है? सरकार का नियंत्रण है। जैसे हवाई जहाज है कि नहीं? समझ नहीं रहे, ध्यान कहाँ है? उल्टा पुल्टा कैसे बोल रहे हो? हैं? जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में देखो पहले लास्ट टाइम 2020 उसके आसपास की बात है, एयर इंडिया का हवाई जहाज भारत सरकार के नियंत्रण में था, वो भी बेच दिया गया। अब जो है हवाई जहाज जो भी चलता है, माने सरकारी छोड़ करके जो आम पब्लिक के लिए जो सेवा दे रहा है हवाई जहाज, वो क्या है? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट ही है, सरकारी नहीं है कि नहीं? लेकिन भारत जैसे देश में जैसे हवाई जहाज सरकारी भी चलता था पहले और प्राइवेट भी चलता था, है कि नहीं? जैसे बस है, बस, तो बस देखो सरकारी बस भी चलता है, ओकरा में किराया कम लगता है, और प्राइवेट बस भी चलता है, प्राइवेट बस में किराया थोड़ा ज़्यादा लगता है। बस में आ रहा है? तो ये चीज़ हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण निजी व्यक्ति का होता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज होता है, यानी दोनों चीज को छूट होता है। तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, यहाँ पे दोनों का नियंत्रण है। चलो अब इसमें देखो बात आता है, कुछ वर्ड है, इस वर्ड को समझना है। जैसे आर्थिक विकास, आर्थिक विकास क्या मतलब क्या होता है बताइए? आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? हाँ, माने आप देखो आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? वृद्धि करना, या आर्थिक वृद्धि भी उसको कह सकते हो, उसी को आर्थिक प्रगति भी कहा जाता है। बस वर्ड सब सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें बताया गया है। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि जो है आर्थिक वृद्धि, है कि नहीं, और आर्थिक विकास में क्या अंतर है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बताओगे? बोलो। देखो आर्थिक विकास, देखिए सिंपल बातें बताना
कि पहला आर्थिक विकास जो है विकासशील देशों पर लागू होता है, यानी कि कोई भी, जैसे भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश अगर वृद्धि कर रहा है उसको वहाँ हम कहें कि इसे भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। ध्यान समझिएगा, एकदम बहुत मामूली अंतर है कि नहीं। और वही अमेरिका में अगर ये काम होगा तो अमेरिका में ये बोला जाएगा कि वहाँ पे आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं। यानी आर्थिक वृद्धि का उपयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है और आर्थिक विकास का उपयोग विकासशील या अल्प विकसित है कि नहीं देशों के लिए किया जाता है। आर्थिक प्रगति का उपयोग दोनों के लिए किया जाता है। ये लाइन समझ में आ रहा है? यानी आर्थिक विकास का मतलब सीधा ये बताना है कि राष्ट्रीय आय में समझो कि वृद्धि हो रहा है। पहला बात तो ये क्लियर हो गया। और हम लास्ट में एक लाइन ही बताएंगे फिर उसमें कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति ये तीनों एक ही चीज़ है, बस इसमें कुछ मामूली अंतर अनेक अर्थशास्त्रियों ने बताया है। ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट एकदम सही यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो जो बताया है वो ऐसा नहीं कि एकदम सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा नहीं है। बस वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीक़ों से इसको डिफाइन किया है थोड़ा। अब लेकिन एक चीज़ में इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की बात है कि आर्थिक वृद्धि को ही आर्थिक समृद्धि भी कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि और एक आर्थिक समृद्धि होता है, तो वो दोनों में अंतर होता है। अगर हम थोड़ा सा मतलब लिखा हुआ दिखाएं तो इसको देखिए इस प्रकार से, जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे, इसमें जैसे देखिए ये है आर्थिक समृद्धि और ये है जो आर्थिक वृद्धि। तो ये दोनों जो वर्ड है दोनों में थोड़ा डिफरेंस है कि नहीं। समृद्धि को आर्थिक वृद्धि का मतलब ये हुआ, आर्थिक वृद्धि का मतलब ये हुआ, या आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे हम, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि। समृद्धि वाह वाला या ला वाह, अगर वृद्धि में वाह वाला वाह पड़ा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि मात्रात्मक विकास हुआ है, यानी कि वहाँ पैसा बढ़ा है खाली, है कि नहीं। और आर्थिक समृद्धि यानी माँ यूज हुआ है समृद्धि में, माँ है कि नहीं, माँ समझ में रहे हो ना। अगर वैसे आर्थिक समृद्धि लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ पे विकास जो है कैसे हुआ है, गुणात्मक भी हुआ है और मात्रात्मक भी हुआ है। अब इसको समझते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है, ये दोनों उस तरह का विकास का मतलब क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि आपके यहाँ गांव में रोड बन गया, ठीक है, ऐसा अभी गया पटना हाईवे का निर्माण हुआ, 4 लेन बना ना, याद है तुम लोग को। उसके पहले रोड किनारे पेड़ रोपा हुआ था पूरा, फिर पेड़ को काट दिया गया, रोड बना दिया गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं कि इसको हम बोलेंगे आर्थिक वृद्धि तो हो रहा है। और देखो रोड बनने से क्या हो रहा है कि व्यापार आसान हो जा रहा है। जो कोई सामान पहुंचना चाहिए था 4 घंटा में वो 2 घंटा में पहुंच जा रहा है। जहाँ पे तेल जलता 5 लीटर वहाँ पे 2 लीटर तेल जल रहा है, सपोज डेट। तो एक तो हम माने कि थोड़ा आर्थिक वृद्धि हुआ है, इसको हम आर्थिक समृद्धि कहेंगे। लेकिन आर्थिक समृद्धि हम तब कहेंगे कि वो रोड बनाया गया, फिर दोनों तरफ खूब पेड़ रोप दिया गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो गुणात्मक वृद्धि होगा, यानी गुणात्मक वृद्धि होगा। अब मान लो कि रोड बनाया गया या खूब उद्योग निर्माण किया गया और पॉल्यूशन से आदमी मर रहा है, फिर है कि नहीं, आदमी बीमार पड़ रहा है, आदमी डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहा है, फिर वैसा वृद्धि करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो जहाँ पे समृद्धि होगा वहाँ पे क्या होगा कि विकास भी होगा और साथ में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। वैसा चीज़ नहीं होगा जिससे और आने वाला कोई और कष्ट क्रिएट हो जाए, कोई और समस्या क्रिएट हो जाए। जैसे मान लो कि हम निर्माण कोई विकास का काम किए तो उससे मान लो कहीं पे कोई फैक्ट्री लगाया गया कोई गांव में, और वो फैक्ट्री के कारण वो गांव का पानी ही दूषित हो गया जिससे आदमी बीमार पड़ने लगे। तो बताओ उस तरह के विकास से फायदा होगा? नहीं ना। हमको वैसा विकास चाहिए कि आदमी को काम भी मिल जाए, आदमी को पैसा भी मिल जाए, और साथ में क्या हो, और साथ में स्वच्छ वातावरण भी मिल जाए, है।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, तो क्या बताओगे? आर्थिक समृद्धि मतलब मात्रात्मक विकास, मतलब मात्रात्मक विकास मतलब, हाँ, मतलब मात्रात्मक विकास के मतलब कि आदमी के पास सिर्फ पैसा वाला विकास हुआ है, ठीक है। और गुणात्मक विकास का मतलब है कि पैसा वाला विकास भी हुआ है और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित है, हमारा स्वास्थ्य पर भी निगेटिव असर नहीं पड़ा है, हमारा स्वास्थ्य भी सुरक्षित है। तो उसको हम कहेंगे गुणात्मक, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक अगर दोनों विकास होगा तो उसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लिख लेना और इसको जवाब देना है, लिखना है। ये सब क्वेश्चन फिर लास्ट में हम पूछेंगे, इसको बना कर भेजना है। फिर आर्थिक समृद्धि और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है कि नहीं। चलिए, अब इसके बाद एक वर्ड है समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंपल, जहाँ पे सभी वर्गों का विकास अगर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि समावेशी विकास है, यानी सबका उत्थान, सबका विकास। सही है, वेरी गुड। अच्छा, फिर सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब, नहीं, सतत विकास का मतलब हम वैसा विकास करें कि जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हम संसाधनों का नुकसान नहीं करें। जैसे मान लो कि हम पानी का उतना ही दोहन करें कि जिससे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पानी क्या हो, सुरक्षित हो। हम पेड़ उतना ही काटें जिससे आने वाले पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो, है कि नहीं। यानी सिंपल आपको ये कहना है कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कम न पड़ जाए या उसका दोहन हम ना कर लें, है कि नहीं। जैसे मान लो कि हम लोग पानी पूरा दुरुपयोग करेंगे, मोटर लगा के पानी से खूब नहाएंगे, खूब पानी इधर बर्बाद करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी बोलेगा ना कि मेरा जो जनरेशन था पिछला, सब बेवकूफ़ था एक नंबर का, उसके पास कोई मैनेजमेंट करने का कैपेसिटी नहीं था, है कि नहीं। जब पानी इतना तेज़ी से लेयर भाग रहा था तो उन लोग क्यों नहीं कोई दिमाग लगाया, क्यों नहीं कुछ किया, है कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सतत विकास के अंतर्गत हम वैसा डेवलपमेंट करते हैं, वैसा विकास करते हैं कि जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का कोई उसका नुकसान ना हो। जो हम संसाधन को सुरक्षित, जैसे पानी है जिसको सुरक्षित रखें, जल और बोल सकते हैं वन, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों को हम मेंटेन रखें, है कि नहीं। पॉल्यूशन उतना ना बढ़ा दें कि आदमी सांस लेने के लिए जो है मतलब उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना पड़े, है कि नहीं। ये चीज़ें हैं। चलिए, अच्छा, अब अगला वर्ड है आर्थिक नियोजन। क्या है आर्थिक नियोजन? क्या है? अरे, आर्थिक नियोजन का मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो संसाधन है उसका बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। आपसे तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो क्या बताओगे? किसका? संसाधन का। अर्थव्यवस्था में उपस्थित संसाधन का बेहतर प्रबंधन, ये सब लिख लो, है कि नहीं। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब जो है आंसर राइटिंग करवाएंगे हम, है कि नहीं, लिखना पड़ेगा सब। तो जो चीज़ लगता है कि मैंने इम्पोर्टेंट है या हमको सटीक लग रहा है, सिंपल, उसको लिखते भी चलना है कि नहीं। तो लिखो आर्थिक नियोजन क्या है, तो उसमें जो है लिखना है कि अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। हो गया। अब इसे समझो, इसको उदाहरण समझते हैं। जैसे मानव भी क्या है? एक संसाधन है कि नहीं है? बात समझ रहा है? मानव भी एक संसाधन है। अब जैसे मान लो किसी देश का युवा अगर बेवकूफ़ रहे, अशिक्षित रहे, है कि नहीं, तो उस देश का गर्त होने में देर लगेगा। जैसे मान लो कोई घर में आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो किसी घर में, तो वो घर का उन्नति हो सकता है? नहीं ना होगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि देश की उन्नति के लिए जो देश का खास करके युवा वर्ग है उसको क्या करते हैं?
कौशल विकास को करवाया जाता है, जैसे कंप्यूटर शिक्षा, सिलाई कढ़ाई और भी बहुत तरह के जो तकनीकी काम होता है उसको काम सिखाया जाता है कि उसके अंदर एक प्रोफिशिएंसी है, एक दक्षता है जो और अर्थव्यवस्था में क्या करेगी, बेहतर तरीके से योगदान दे सके, है कि नहीं। बात समझ रहा है। और भी इसे मान लो कि इसे खेत है, जमीन है, जमीन क्या है, एक संसाधन है कि नहीं है, संसाधन है, तो उसको हम बेहतर यूटिलाइज करने के लिए उसका बेहतर प्रबंधन कैसे करते हैं, उसमें बढ़िया हाईब्रिड क्वालिटी का बीज डाल करके बढ़िया से उसमें सिंचाई करके हम उससे क्या करते हैं, पैसा अर्न करते हैं। तो जो भी संसाधन है, जैसे मान लो कि ज़मीन से कोयला निकल रहा है तो कोयला का उपयोग हम बिजली बनाने में कर रहे हैं, ज़मीन से लोहा निकल रहा है कि नहीं, तो उसका हम बड़े बड़े मशीन सब बनाने में काम कर रहे हैं या और भी चीज़ें बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों का क्या कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, बढ़िया उपयोग कर रहे हैं। वही चीज़ क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। बस सिंपल। अब है कि देखो, जब देश आज़ाद हुआ था और भारत के लिए एक नया संविधान बना, है कि नहीं, तो उस संविधान के दौरान उसमें भारत में बहुत गरीबी था, भारत के लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। वैसे स्थिति में सरकार की जिम्मेवारी थी कि लोगों को हम सबसे पहले जो बेसिक नीड है उसको पूरा करवाएं। और लोग सबसे ज़्यादा जो थे किस पर निर्भर थे, कृषि पर। क्योंकि अब मान लो कोई आदमी जिसको कुछ नहीं आता है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, और उसको तुम दे दो कंप्यूटर, लो कंप्यूटर चलाओ, जाकर दुकान खोल दो साइबर कैफ़े का, लोगों का ऑनलाइन फार्म भरना, पैसा खूब कमाओगे, तो काम कर पाएगा वो। अरे जो अनपढ़ आदमी है उसको हम कंप्यूटर दे देंगे, बोलेंगे तुम साइबर कैफ़े खोल के लोगों का फार्म भरो, वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो उस समय भारत का जो मतलब एजुकेशन सिस्टम था, मतलब जो शिक्षा दर था, साक्षरता दर कह सकते हैं, काफ़ी निम्न था, है नहीं। तो लोग एक तरह से क्या थे, मजबूर थे कि मजदूर का ही काम करें, खेती में काम करें, है कि नहीं। जैसे आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत तेज तर्रार है, वो जाके खेती में काम करेगा वो, है कि नहीं। वो पैसा कमाने के पास उसके लिए बहुत सा तरीका है कि नहीं। वो जो है इस प्रकार से यूट्यूब पर भी आके बकैती करेगा तो पैसा कमाएगा, 10 को लड़कियों के पढ़ाएगा उसमें पैसा कमाएगा, बहुत सा तरीका उसके लिए है कि नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि उसके लिए सरकार क्या किया कि हम टारगेटेड काम करें, मतलब कोई टारगेट ले करके, तो उसी लिए योजना आयोग लाया, है कि नहीं। और 5 साल का टारगेट, जैसे तुमको कैसे, तुम मान लो कि अभी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पर डे का टारगेट होना चाहिए कि हमको आज कौन सा होमवर्क कर लेना है कि नहीं, कौन सा कल कर लेंगे, और ई महीना तक ख़त्म हो जाना चाहिए। बस हमारा जब ऐसे टारगेट लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। तो वैसे ही सरकार अपने मतलब टारगेट को पूरा करने के लिए, बेहतर काम करने के लिए योजना आयोग लाया कि हम समय पे जो है मतलब एक टारगेट लेकर के काम करेंगे और जल्द से जल्द गरीबी सब जो है मिटाएं, यानी लोगों को बेसिक नीड जो है जितना जल्द मुहैया कराएं। तो उसके लिए योजना आयोग लाया गया। योजना आयोग कब आया था बताइए? हाँ, 15 मार्च 1950, ठीक है। अब योजना आयोग के जगह पे 1 जनवरी 2015 को, ध्यान रखना, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया, है कि नहीं। हम और कभी जब अधिक क्लास लेंगे आगे तो योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर बताएंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है कि नहीं। लेकिन अभी सिर्फ यही जानो कि योजना आयोग की जगह पर कौन लाया गया, नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलो, याद करो, फिर से बोलो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है कि नहीं। वो जो है नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, नीति का। अब देखो इसमें जो पता चल रहा था योजना आयोग, वो चल रहा था क्या माह, 12वां चल रहा था, है कि नहीं। 12 से 17 तक जो है 12वां पंचवर्षीय योजना चल रहा था, और उसी बीच उसको ड्रॉप कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था तो क्या बताओगे?
हाँ 1951 में उसका मैंने 1951 से 1956 तक को था, है कि नहीं। दूसरा 1956 से 61 तक था। और लास्ट यानी कि टोटल पंचवर्षीय योजना क्यों लाया गया है अगर पूछे तो 12 गो, हम क्या बोले 12वां, बोले तो 12वां पंचवर्षीय योजना 2012 में लाया गया था, है कि नहीं। 12 से 17 तक उसका कार्यकाल था, लेकिन उसको 2015 में ही जो है समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया। ठीक है, चलिए अब अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद, है कि नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका गठन कब हुआ था? हैं, ये 6 अगस्त 1952 को लाया गया था, है ना, 6 अगस्त 1952 को लाया गया था। चलो ठीक है कि नहीं। इसका काम यही था कि जो प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था, और अंत में जो है इसको अनुमोदित करने का काम जो था वो राष्ट्रीय विकास परिषद का होता, है कि नहीं। तो ये आप लोगों को तो पता है कि मौद्रिक विकास कैसे हुआ, आर्थिक विकास के बारे में समझ गए, फिर उसके बाद मौद्रिक विकास कैसे हुआ। अगर तुमसे कोई बोले कि मौद्रिक विकास पर एक लेख लिखें 10 लाइन का 20 लाइन का, तो लिख दोगे, है कि नहीं। मौद्रिक विकास मतलब किस प्रक्रिया में हुआ और उसका क्या क्या अभी तक रिलेवेंस है कि नहीं। इसको ये चैप्टर यहाँ से मौद्रिक विकास को पढ़ना है ध्यान से, है कि नहीं। इससे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, उसके बाद मुद्रा आया, मुद्रा से बढ़ करके आगे फिर चेक आया, चेक के बाद फिर समझो कि एटीएम आया, एटीएम से फिर यूपीआई आ गया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। बस में तो क्या है, मौद्रिक विकास का एक क्रम है कि नहीं। अब तुमको अगर इस पर कोई लेख लिखने के लिए बोले तो बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हो, लिख सकते हो कि शुरुआत में जो है लोग मतलब एक दूसरे से जो व्यापार करते थे वो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से करते थे, फिर धीरे धीरे मुद्रा का विकास हुआ। मतलब जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे जो है तुम इसका वर्णन करते हुए आराम से एक पैरा में लिख सकते हो, इस पर एक छोटा सा संक्षेप लेख, मौद्रिक विकास क्या है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन होगा तुम लोग को लिखने के लिए, है कि नहीं। अब आगे देखो वर्ड है कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, कोई पूछे क्वेश्चन लिख लो इसको, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, चाहे हाईलाइट कर लो किताब में। पेज नंबर देखो, पेज नंबर 12 पर है ना, कोर बैंकिंग प्रणाली। तो इसके में क्या होता है, इसे देखो ध्यान सुनो। जैसे मान लो कि हम बैंक में पैसा रखे अपना, तो पैसा है कि जाके निकालना पड़ेगा बैंक से, ये एक काम हो गया। दूसरा है कि हम बैंक से एटीएम ले लिए हैं, हमको मन करता है जहाँ जहाँ एटीएम लगाते हैं पैसा निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो गया, नहीं बैंक से हट करके, है कि नहीं। बैंक से जुड़े हुए तो हैं, लेकिन बैंक से हट करके हम इस प्रकार की गतिविधि करते हैं, इस प्रकार का कार्य कर लेते हैं, इस प्रकार का सुविधा मिलता है, उसी से एटीएम कार्ड है। तो ये जो है कोर प्रणाली यानी कोर बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा है कि नहीं। डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। एटीएम में क्या है, डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है? एटीएम नहीं, एटीएम एक डेबिट कार्ड है कि नहीं। डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि तुमको पैसा तुम्हारा ही रखा हुआ है, तुम अपना पैसा निकालोगे। क्रेडिट कार्ड है कि तुम्हारे पास पैसा मालूम नहीं है, तो बैंक तुमको अरे कोई क्रेडिट कार्ड दे दिया है तो उससे एक लिमिटेशन होता है कि तुम 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हो 1 महीना में, उसको देना रहेगा 1 महीना में या 2 महीना में। तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। पैसा तुम्हारे अकाउंट पर नहीं है, लेकिन वो कार्ड के माध्यम से तुम पैसा निकाल सकते हो, लेकिन उसको तय समय में दे दो पैसा, नहीं तो बहुत ब्याज लगेगा हैवी वाला, है कि नहीं। तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। समझ में आया। तो कोई तुमसे पूछे कि एटीएम किस प्रकार का कार्ड है, डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड? हाँ, एटीएम जो है डेबिट कार्ड है। वेरी गुड। अच्छा, अब आगे है फिर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम पर हमें को वीडियो अलग से बना दिए हैं। ऐसे नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश का जो राष्ट्रीय जो भी होता है, मतलब अगर हम बात करें एक साल में जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है कि नहीं, तो उससे जो इनकम होता है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ये तो एक शॉर्ट परिभाषा हो गया, लेकिन हम नेशनल इनकम निकाला कैसे जाता है इस पर हम वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, उसको ध्यान से देख लेना, उसका नोट्स हम भेज देंगे, उसको आगे कॉपी पे लिख लेना और उसके बाद उसको वीडियो को देख लेना, बिल्कुल एकदम सिंपल समझ में आ जाएगा सब,
है कि नहीं। अगर कोई बोले कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे, तो क्या बताओगे? प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला क्या होगा? यानी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, है कि नहीं। यानी पूरा जनसंख्या से अगर राष्ट्रीय आय में से मान लो कि ये वो घर है, तो जो भी अर्थव्यवस्था, जब एक चीज़ ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था पढ़ने के दौरान कोई भी ज़्यादा मामला तुमको जटिल लगे तो अर्थव्यवस्था मतलब हम एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं, तुम अपना घर के बारे में पढ़ लेना, है कि नहीं। मान लो कि तुम्हारा घर है और घर में मान लो कि 100 रुपया इनकम हुआ, है कि नहीं। तो प्रति व्यक्ति आप मान लो घर में 10 गो आदमी है, तो हम क्या करेंगे, 10 से 100 में भागा दे देंगे, यानी हर आदमी के कितना हो जाएगा, 10-10 रुपया। तो वही हो गया प्रति व्यक्ति आय। अब मान लो कि एक साल में देश को, पूरे देश को मान लो कि 1 करोड़ रुपया इनकम हुआ, है कि नहीं, और देश का आबादी भी 1 करोड़ है, तो एक आदमी को कितना मिलेगा, 1 रुपया। बस यही है प्रति व्यक्ति आय। अब जो है आगे हम बात करें अगर प्रति व्यक्ति आय की, तो अभी जैसे बिहार का अगर हम बात करें, बिहार का प्रति व्यक्ति आय पता है कितना है 2024 में, 25 में, मतलब 24 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय बिहार का है 35,119 रुपया। ये जो है मतलब स्थिर मूल्य पर है कि नहीं। अभी स्थिर मूल्य और वर्तमान मूल्य शायद तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम वीडियो जो बनाए हैं राष्ट्रीय आय वाला, उसमें जब देख लोगे तो समझ में आ जाएगा स्थिर मूल्य क्या होता है और वर्तमान मूल्य क्या होता है कि नहीं। अगर वर्तमान मूल्य पर हम बात करें तो बिहार का आय जो है प्रति व्यक्ति आय वो है 59,637 रुपया। तो यानी मान लो लगभग 60,000 रुपया, यानी वर्तमान मूल्य पर, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति बिहार का कितना कमा रहा है एक साल में, 60,000 रुपया, है कि नहीं, 60,000 रुपया। हाँ, और अगर हम भारत का पूरा बात करें, भारत का जो प्रति व्यक्ति आया है उसका ठीक लगभग दुगना के बराबर है, 1,14,000 है कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, है ना, वर्तमान मूल्य पर वो भी है। अच्छा, इसमें फिर आगे है मानव विकास सूचकांक। अब तुमसे पूछे क्वेश्चन रहेगा कि मानव विकास सूचकांक क्या है, तो क्या बताओगे? हाँ देखो, नहीं, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये क्वेश्चन किताब देखो पेज नंबर 15 पे है ना। जो भी हम पढ़ा रहे हैं किताब में भी देखिए आप लोग, है कि नहीं। तो इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं कि तुमको जो जटिल चीज़ है, जैसे तुम किताब में पढ़े हो तो कुछ वैसा वर्ड लगा है कि जो हमको समझ में नहीं आया, अगर वैसा तो तुम ही पूछो, हम बताएंगे उसको। फिर अगला बार से क्या करना है कि किताब पहले पढ़ लेना है बढ़िया से, ठीक है, और जो चीज़ समझ में नहीं आता है उसको अंडरलाइन करना है और वो चीज़ लिख के रखना है कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं, ये चीज़ बता दीजिए, है कि नहीं। बात समझ रहा है। तो इसमें से मानव विकास सूचकांक क्या है, तुमको अगर एक मैंने टिप्पणी, एक हम 4 लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे, लिखो इसको 4 लाइन में, 5 लाइन में, तो क्या लिखोगे? तो हम लिखोगे कि यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी किया जाता है, पहली बात, है कि नहीं। यह सूचकांक पहली बार जो है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था, इसी के निर्देशन में जो है तैयार किया गया था, है कि नहीं। और ये जो है मैंने मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास रिपोर्ट में एक तरह से प्रकाशित किया जाता है ना, जिसे UNDP का जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है उसी में मानव विकास सूचकांक जारी साथ में होता है कि नहीं, उसी का पार्ट है। अब इसमें सिंपल तुमको जानना क्या जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसका पैमाना क्या है, यानी मानव विकास सूचकांक जो तैयार किया जाता है वो किस आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे इसमें जिस देश में सबसे बेहतर सब चीज़ सुविधा उपलब्ध है तो उसको रैंक 1 मिलता है कि नहीं। अब इसी प्रकार से रैंक जो है किसी को 1, 2, किसी को, भारत का रैंक पता है अभी कितना है 2025 में 130वां रैंक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 130वां है। अब देखो समझो इसको कैसे मैंने इसमें क्या क्या पैमाना होता है इसको निकालने का। इसका निकालने का 3 स्तर होता है, मैंने 3 पैमाने पे निकाला जाता है।
देखा जाता है कि तीनों में क्या क्या स्थिति है देश का। पहला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा मतलब समझते हो? हाँ, नहीं नहीं, जीवन प्रत्याशा का मतलब एक आदमी जब जन्म लेता है तो कितना दिन तक बचता है। तो भारत में लोगों का जो औसत आयु है कितना है अभी? लेटेस्ट में जो है 70 साल है कि नहीं? लेटेस्ट में कितना है? 70 साल लगभग। तो एक आदमी मान लो 70 साल जीता है। कोई देश है जहाँ औसत आयु 90 साल होगा, तो किसका ज़्यादा बेहतर होगा जीवन प्रत्याशा? 90 साल वाला का। हाँ। दूसरा है शिक्षा की प्राप्ति, यानी कि ये देखा जाता है इसमें कि कितना वर्ष का बच्चा स्कूल जाता है, यानी कितने से। अब मान लो कि जहाँ पे बहुत होशियार गार्जियन है, बहुत शिक्षा का अच्छा प्रकोप है, अच्छा प्रभाव है, तो वहाँ पे बच्चा देखते हो 3 साल का होता है उसको प्ले स्कूल में भेजा जाता है, फिर 5 साल होता है तो 1 में। इस प्रकार से उसको मैंने शिक्षा से जोड़, बचपन से ही शिक्षा से जोड़ दिया जाता है। एक मान लो पिछड़ा गाँव है, उसका माता पिता भी नहीं पढ़ा लिखा है, सब ऐसे ही सब मजदूरी वजदूरी करता है, उसका बच्चा 10 साल का है फिर भी ऐसे ही घूमते रहता है, स्कूल नहीं जाता है कि नहीं? तो इसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि कितना टाइम पर, मैंने कितना उम्र होने पर बच्चा स्कूल जाता है, और स्कूल का उसका पीरियड कितना होता है। यानी कि अब इसे कोई बच्चा ऐसा होता है कि जाता तो ठीक है 6 साल में स्कूल चला गया, लेकिन 11 साल होता है और उसके माता पिता जो है काम में लगा देते हैं, काम करने लगता है, स्कूल छोड़ देता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो उसका औसत स्कूलिंग वर्ष कितना है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक पास करने के लिए कितना उम्र चाहिए? 15 साल। अब कोई बच्चा मान लो कि ये कहने का मतलब है कि 10 साल तक वो पढ़ेगा, अगर समझो कि स्कूल में था ना, मैट्रिक पास करेगा जी, हैं? 10 साल, 5 साल तो बच्चे रहता है, पढ़ता ही नहीं है। तो अगला उसके बाद 10 साल तक अगर वो पढ़ेगा, लगातार स्कूल जाएगा, तब उसको मैट्रिक पास होगा। तो कोई कोई देश में जो है बच्चा का जो है पढ़ने का स्कूलिंग जो औसत साल होता है वो 13 साल होता है, किसी का 12 साल होता है। अगर 12 साल है इसका मतलब कि अधिकतर बच्चा क्या किया है? इंटर पढ़ के छोड़ दिया है। बात समझ रहा है? तो इसमें ये देखा जाता है कि स्कूली शिक्षा का क्या स्थिति है। यानी दूसरा पैमाना क्या है? शिक्षा। पहला जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा समझो कि किससे संबंधित है? वो स्वास्थ्य से। इसे जिस देश में बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा तब आदमी ज़्यादा दिन तक जिएगा, है? अब मालिक इसे कोई आदमी के अब बुखार लगा, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, हो सकता है बुखारों में मर जाएगा आदमी। अगर बढ़िया फैसिलिटी नहीं रहेगा तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बच्चा जन्म देने के दौरान मर जाती है, या बच्चा भी जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाता है, ऐसा भी होता है। तो अगर लाइफ जीवन प्रत्याशा अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा क्या है? बहुत बेहतर है। बेहतर है ना? मैंने वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, लोगों को बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है मेडिकल का, है कि नहीं? बढ़िया दवा मिल रहा है, समय पर इलाज हो रहा है। तो यानी पहला जो पैमाना है क्या है? स्वास्थ्य, जिसके आधार पे हम लोगों का जीवन प्रत्याशा को मापते हैं। दूसरा पैमाना है शिक्षा। शिक्षा, जिसके आधार पर हम उसका स्कूलिंग ईयर मापते हैं। और तीसरा है जीवन स्तर, है कि नहीं? जीवन स्तर किसका ऊंचा रहेगा? जिसका प्रति व्यक्ति आय कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लो कोई आदमी रोज़ 500 रुपया कमा रहा है कि नहीं? और एक आदमी रोज़ 5,000 रुपया कमा रहा है, बढ़िया से कौन रहेगा? जो 5,000 वाला, जो 5,000 पर डे कमा रहा है। यानी जीवन स्तर, सिंपल बात है कि जीवन स्तर जो है किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे, यानी प्रति व्यक्ति आय पे, ऐसे बोलो, अर्थव्यवस्था की भाषा में बोलना है, ठीक है? यानी जीवन स्तर किस पर डिपेंड करता है? यानी प्रति व्यक्ति आय पे बोलो, प्रति व्यक्ति आय पे। यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा उस देश का जीवन स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। अच्छा, जीवन स्तर ऊंचा होने का मतलब क्या है? जैसे उसके पास बढ़िया घर होगा, आने जाने के लिए गाड़ी होगा, है कि नहीं? खाने के लिए अच्छा सब चीज़ संतुलित आहार खा पाएगा, फल खाएगा, दूध खाएगा, यानी प्रोटीन विटामिन सब लेगा। एक गरीब आदमी क्या है, कैसे पेट भर ले भाई, बासी तासी रोटी भी खा लिया, सब्जी थोड़ा जैसे तैसे में खा लिया, या कुछ भी खा पी के रह लेता है। इसे एक हुआ कि जीवन काटना इसको कहते हैं, है कि नहीं?
अगर बुखार लगल है, 4 दिन से बुखार लगल है, 10 दिन से बुखार लगल, तो एगो पैरासीटामोल खा करके सुतल है कि नहीं, पड़ा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे लो जो है लाइफ स्टैंडर्ड है कि नहीं। एक आदमी के पास बेहतर सुविधा है, तबीयत खराब हुआ, बढ़िया मेडिकल फैसिलिटी मिल गया उसको, है कि नहीं, रहने के लिए बढ़िया घर है, आने जाने के लिए बढ़िया गाड़ी है, तो ये सब क्या क्या दर्शाता है कि उसका प्रति व्यक्ति इनकम जो है उस देश का क्या है, हाँ कितना बढ़िया है। जैसे अमेरिका जैसा देश होगा तो वहाँ पे अधिकतर लोगों के पास गाड़ी है, बढ़िया घर है, तो इसका मतलब वहाँ का जो जीवन स्तर है वो क्या है, ऊंचा है। भारत जो है एक तरह से विकासशील राष्ट्र है, यहाँ की अधिकांश आबादी क्या है, गरीब है, जीवन निर्वाह कर लेती है किसी प्रकार से पेट भर लेती है अपना, है कि नहीं। एक दार्शनिक ने कहा है कि आप यदि गरीब घर में जन्म ले रहे हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर रहे हैं जिसमें पूरा दोष आप ही का है कि नहीं। तो इसलिए ये एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है कि अगर आपके पास गरीबी है तो गरीबी से लड़ करके अमीरी को प्राप्त किया जा सकता है। आप मेहनत करके अमीर बन सकते हैं, आप मतलब अपना जीवन स्तर को ऊंचा कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अगर चाह ले, है कि नहीं, कि हमारा जो जीवन स्तर है उसको उठाना है, ऊंचा करना है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि काम जल्दी हो जाएगा। अब ऐसे कि मान ली सरकार चाह रही है कि नहीं, कि लोगों का जीवन स्तर उठे, उसके लिए जो है 5 किलो अनाज दे रही है, इंदिरा आवास दे रही है, अब आदमी खा पी के पड़ रहेगा तो उससे जीवन स्तर उठेगा उसका। अगर तुमको कोई मदद कर रहा है कि नहीं, से तुमको पढ़ने के लिए मान लो किताब नहीं है, कॉपी नहीं है, तो कोई तुमको मदद करे, कोई दे रहा है कॉपी किताब, तो इसका मतलब जो दूसरा कोई नहीं दे रहा है नहीं पढ़ेंगे, है कि नहीं, रगड़ चलो, तो इससे वो आदमी उसका जीवन स्तर उठेगा नहीं ना उठेगा। उठने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि जो अनुदान होता है, यानी कोई तुमको टेम्पररी कोई मदद कर रहा है, तो तुमको मदद इसलिए कर रहा है कि तुम अभी नीचे हो और तुम उठ जाओ आगे, है कि नहीं। तो वो जो अवसर, जैसे मान लो कि अभी बहुत भारत में 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो अनाज इसलिए सरकार थोड़े दे रही है कि तुम खा पी के पड़ रहो, नहीं, अनाज इसलिए दे रही है कि तुम कमाओ तो थोड़ा ज़्यादा सेविंग कर पाओ अब, और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करो, है कि नहीं। जो लोग कुपोषण का शिकार थे, मान लो भर पेट खाना नहीं मिल पा रहा था, तो काम भी नहीं कर पा रहा था। अब है कि भैया सरकार अगर अनाज दे रही है तो भर पेट खा करके अब पूरा दम भर काम करो, अपना आर्थिक विकास करो, है कि नहीं। पास में आ रहा है। इसे लड़कियों को मान लो कि साइकिल दिया जा रहा है, ड्रेस दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति दिया जा रहा है, स्कूलों में किस लिए दिया जा रहा है, मज़ा करने के लिए, हाँ, इसलिए कि तुम आगे निकलो, तुम दबी हुई थी, है कि नहीं, तुमको जो है वर्षों से तुम दबी हुई थी, तो तुम पढ़ लिख करके आगे निकलो, है ना। तो अगर मान लो इस अवस्था को जो आदमी नहीं समझ पाएगा, यानी जो लड़की नहीं समझ पाएगी कि हमको आगे निकलने का अवसर मिल रहा है, और ये अवसर अगर हम खो देंगे तो गए काम से। तो ये अवसर है, उसको पकड़ लो। अवसर को जो है, जो आदमी जितना जल्दी अवसर को पहचान लेता है और उसको अचीव कर लेता है, वो आदमी आगे निकल जाता है, उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है। तो अभी सबसे जो बेहतर जीवन स्तर है वो किस देश का है भारत में, पूरे दुनिया में, आइसलैंड का, है कि नहीं। आइसलैंड, अमेरिका का नहीं, आइसलैंड। देखो बहुत छोटा देश है, एक द्वीपीय टाइप का देश है, तो वहाँ पे आबादी कम है, संसाधन अच्छे खासे हैं, तो वहाँ पे कोई लोग गरीब नहीं है ना। हर आदमी को जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और अच्छा जीवन स्तर मिल रहा है, तो वहाँ पे लोगों का जो है जीवन स्तर ठीक है, तो इसलिए मानव विकास सूचकांक वहाँ का बेहतर है कि नहीं। भारत जो है इस मामले में काफ़ी पीछे है, 180 देशों की सूची में 130वां नंबर पर है कि नहीं। भारत से अच्छा स्थिति में श्रीलंका है कि नहीं। भारत के बराबरी में ही बांग्लादेश भी है, बांग्लादेश का भी जो सूचकांक है वो 130, दोनों सेम नंबर पर है। अच्छा एक चीज़ और, इसमें दूसरा चीज़ याद रखना, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, अभी तुम लोग 10वां में पढ़ रहे हो, लेकिन यही सब चीज़ तुमको आगे कंपटीशन में मिलेगा, है कि नहीं। इसका जो मापन किया जाता है, जो नंबर मिलता है देश, मैंने हर देश को, वो कितना से कितना के बीच में नंबर का मार्किंग किया जाता है। जैसे तुम लोग का मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा होगा 10वां का, तो उसमें टोटल नंबर कितना से कितना के बीच में मिलेगा आदमी को,
यानी जीरो से लेकर के मैंने 500 तक मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब कोई आदमी कोई कॉपी में कुछ नहीं लिखेगा तो उसको जीरो नंबर मिलेगा ना जी। जीरो ही मिल सकता है। और अधिकतम कितना तक मिलेगा? अधिकतम 500 तक। थोड़ा टाइट रहो, ऐसे लग रहा मर गए हैं एकदम। मतलब ऐसे रहोगे हैं? बताओ। थोड़ा मतलब अपने अंदर एनर्जी रखो एकदम, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे मार्किंग किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, तो इसमें नंबर कितना मिलता है? जीरो से लेकर के एक तक, जीरो से लेकर के एक तक। यानी इसमें दशमलव में नंबर ज़्यादातर रहेगा। जैसे भारत का जो नंबर है, स्कोर है ह्यूमन इंडेक्स में, जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2025 का जो रिपोर्ट आया उसमें भारत का स्कोर है 0.685। ये बताओ, एक से ज़्यादा है कि एक से कम है? एक से कम है, क्योंकि जीरो दशमलव है ना, यानी जीरो के बाद दशमलव है, उसके बाद फिर पॉइंट में वैल्यू है, यानी पॉइंट में जो भी वैल्यू रहेगा वो एक से कम होगा, है कि नहीं? यानी 0.685 है भारत का स्कोर। वही जो सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है आइसलैंड, उसका स्कोर कितना है पता है? उसका स्कोर है 0.972, यानी कि एक के एकदम करीब है। समझ रहे बात को? यानी 0.28 अगर उसका जुट जाएगा तो उसका स्कोर हो जाएगा एक, एकदम परफेक्ट, है कि नहीं? जैसे मान लो कोई आदमी 500 नंबर में लेके चला या 494 नंबर, तो इसका मतलब कि खाली 6 नंबर से उसका ना छूटा, 6 नंबर ना कम आया उसका, है? तो इसी समझो कि ये आइसलैंड जो है, मतलब एक नंबर के परीक्षा हुआ है, जीरो से एक नंबर लाना है, यानी कि हाईएस्ट कितना आ सकता है? एक नंबर। और उसमें आइसलैंड का स्कोर कितना है? 0.972। वही भारत का स्कोर कितना है? लो लो लो, हाँ 0.685 है भारत। कहाँ दिमाग आँख कान सब रख दियो उधर कोना में, हैं? अभी 4 बार बोले हम कि भारत का स्कोर 0.685 है कि नहीं? और आइसलैंड का स्कोर 0.972 है। हाँ, पहली बात तो देखो, जब पढ़ो तो एकदम बिल्कुल जो है अपना पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखो। हम पहले ही बोले कि ध्यान को रखना है। आँख कान नाक सब यहाँ पे दिख ही रहा है कि नहीं? लेकिन उसको ध्यान के केंद्र में ले जाना है। अब ये जो सोच, कई विद्यार्थी ऐसा सोचता है ना, अच्छा हम फिर से पढ़ लेंगे ना, किताबों में तो है ही है, वो कभी नहीं पढ़ पाता है कि नहीं? ये समझो कि जो चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं, अब आइए उसको एकदम जो है आत्मसात कर लेना है। अगर ये ध्येय से तुम पढ़ोगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाओगे, बहुत जल्दी तेज हो जाओगे। और ये सोचो किताबों में तो है ही है, तो किताबों में तो फिर जो किताब बेचे वाला आदमी है वो तो बहुत तेज होता है पढ़ने में, उसके पास सब कुछ है। तो किताब रखने से, या किताब रखने वाला या किताब बेचने वाला बुद्धिमान नहीं होता है। किताब पढ़ने वाला, बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करने वाला, तेज़ी से सीखने वाला आदमी तेज होता है कि नहीं? तो कोई चीज़ पढ़ो, उस पर समय कम दो, यानी तुमको यहाँ पे समय कम देना है, सीखना ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। आगे फिर देखो, बीमारू एक इसमें वर्ड यूज किया है, बीमारू। जैसे इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू रैंक दिया है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीमारू का मतलब पूरा नाम क्या हुआ, बीमारू मतलब क्या हुआ, यानी वैसा राज्य जिसका हम क्या कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था कम है या वहाँ का जीवन स्तर कमज़ोर है कि नहीं, वैसे राज्यों को हम बीमारू स्टेट में कहते हैं। उसमें बिहार भी आता है अपना, है कि नहीं? उसमें बिहार आता है, उत्तर प्रदेश आता है। देखो बीमारू, बी आई से हो गया, देखो ध्यान समझो, बी आई से हो गया बिहार, किताब में देखो। एम से हो गया मध्य प्रदेश, ए से हो गया असम, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, है कि नहीं? तो ये बीमारू में के गो राज्य है? 5 राज्य है। हाँ, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब अगला वर्ड है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या समझते हो? जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हैं आप, क्या बताइएगा? हाँ,
यानी हम ये बताएं कि वैसी संरचना जो अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास में सहायक होता है। बात समझ रहा है? वह कोई पूछेगा कि आधारभूत संरचना का मतलब क्या होता है, तो तुम बोलोगे वैसी संरचना कि जो आर्थिक विकास में सहायक होता है। अब देखो, आर्थिक विकास में सहायक क्या होता है? जैसे अब रोड है, तो रोड क्या है? एक आधारभूत संरचना है। जहाँ पे रोड बढ़िया है, अब मान लो कोई आदमी जो है एक गांव में रहता है और उसका गांव जो है शहर से कनेक्टेड है, रोड से बढ़िया रोड है, वो 20 मिनट में गाड़ी से चला जाता है अपना शहर में काम ज़्यादा मिलता है, वहाँ से काम करता है, दिन और शाम में चला जाता है घर। तो एक कहने का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आर्थिक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। जैसे हम बात करेंगे कोल्ड स्टोरेज का। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? फल सब्जी सब रखा जाता है। अब मान लीजिए एक किसान है, किसान टमाटर उगाया ढेर सारा। अब टमाटर उगाया तो कहाँ रखेगा उस टमाटर? मान लीजिए जिसमें उगाया उसमें उसका दाम कम रहता है। जिसमें प्याज का खेती होता है, जिसमें प्याज मतलब खेत से निकलता है, उसमें उसका दाम कम होता है। तो जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा होगी वहाँ पे क्या करेगा किसान कि प्याज को, टमाटर को या कोई भी सब्जी को वो कोल्ड स्टोरेज में रख देता है और फिर उसको धीरे धीरे करके दाम बढ़ने पे निकालता है कि नहीं? उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको भी सब दिन, जैसे टमाटर देखो सब दिन मिलता है। आप सब दिन खेत से तो नहीं आता है, कोल्ड स्टोरेज वाला भी मिलते रहता है कि नहीं? तो इसे एक फायदा तो हुआ कि किसान को भी बेनिफिट हो गया, उपभोक्ता को भी बेमौसम सब्जी मिल गया और कम दाम में मिल गया, है कि नहीं? तो किसका ऐसा क्यों हो पाता है? इसको हम कहेंगे आधारभूत संरचना डेवलप होने से। जैसे स्कूल है, अब मान लो कि शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हो स्कूल में, और वहाँ पे बिल्डिंग बना हुआ नहीं रहेगा तो कहाँ पढ़ोगे? पहले देखती थी, तुम लोग नहीं देखे होगे, पहले पे, पहले पेड़ के नीचे भी स्कूल चलता था, है कि नहीं? पेड़ था उसी के नीचे, क्योंकि बिल्डिंग था ही नहीं। आज देखो हर स्कूल में शौचालय बना दिया गया है, बढ़िया बढ़िया क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम बनाया जा रहा है कि जहाँ पे जो है डिजिटल बोर्ड लगाया जा रहा है कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आधारभूत संरचना है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं, है कि नहीं? इसमें जैसे बैंकिंग हो गया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बिजली, परिवहन, संचार, ये सब जो है आधारभूत संरचना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन अब लास्ट चल रहे हैं कि बिहार के विकास की स्थिति की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि बिहार जो है एक पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य में आता है। तो इसका कारण क्या क्या है कि नहीं? तो इसमें देखिए कारण दिया है, इसे तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, मैंने जितना जो है जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बिहार का बढ़ रहा है। हालांकि भारत का ही बढ़ रहा है, लेकिन बिहार का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये भी एक कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, है कि नहीं? अच्छा देखो, जनसंख्या मान लो कि अगर है किसी घर में, मान लो किसी का 5 बेटा है और पाँचों पढ़ा लिखा है, पाँचों इंजीनियर, डॉक्टर, सब कुछ है ये सब, तो उस घर में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर 5 बेटा है, पाँचों मजदूर है, तो सब फिर अपना ही में लड़ेगा। ये वो जो घर रहेगा ओकरे में बोलेगा ये वाला रूम हम लेबो, ये वाला रूम हम लेबो, है कि नहीं? तो उसका गरीबी क्या होगा? और बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। वही जो है, तो इसीलिए देखो यहाँ पे जो संसाधन तो सीमित है, तो अगर जनसंख्या हम अनियंत्रित रूप से बढ़ाएंगे तो गरीबी और क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसे मान लीजिए एक आदमी के मान लो 5 बीघा जमीन था और उसका 5 बेटा हो गया, तो फिर 1 बीघा हो गया, फिर उसका 2 4 बेटा हो गया, तो वो क्या, वो जमीन जो है टुकड़ों में बट गया वो सब, है कि नहीं? बस में आ रहा है। तो जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ेगा तो उसके कारण भी बिहार में गरीबी है। तुमसे अगर पूछा कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, 4-5 कारण गिनाओ, 6 कारण गिनाओ, तुमको फटाफट गिना देना है। फिर आधारभूत संरचना का अभाव, यानी कि यहाँ पे बढ़िया रोड नहीं है, बढ़िया स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, यानी कि हम सीधा आधारभूत संरचना का मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम कह दिए। बिजली की सुविधा बढ़िया नहीं है, तो ये सब आधारभूत में आ जाएगा। कृषि पर निर्भरता है, अधिकतर लोगों का किस पर निर्भरता है? आप ये बताया था ना कि जिस घर में मान लो कि 5 गो नौकरी वाला है और एक वो घर में है कि 5 खेती कर रहा है, तो ज़्यादा उन्नति कौन करेगा? नौकरी वाला। तो यानी कि जहाँ पे ज़्यादा आबादी जो है कृषि पर निर्भर है, तो वहाँ पे उसका उन्नति क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। तो इसलिए बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि यहाँ का मोस्टली आबादी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है।
अगला है बाढ़ या सूखा से क्षति। देखो हर साल बिहार का जो है, उत्तरी बिहार है, उसका मोस्टली पार्ट हर साल बाढ़ से डूब जाता है, बाढ़ से बर्बाद हो जाता है। देखो बाढ़ आता है तो कितना लॉस करता है, आदमी का घर दहा देता है, जो जानवर होता है, आदमी का भी लॉस होता है, है ना। तो आदमी क्या होता है, एकदम बिल्कुल बिखर जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। वही दक्षिणी बिहार, जो हम लोग गंगा के दक्षिण तरफ वाला जो एरिया है, वो दक्षिणी बिहार कहलाता है। इधर क्या होता है कि सूखा का स्थिति रहता है, पानी नहीं पड़ता है। पानी नहीं पड़ता तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, फसल का उत्पादन बढ़िया नहीं हो पाता है कि नहीं। तो सूखा की स्थिति रहता है। औद्योगिक पिछड़ापन है। औद्योगिक पिछड़ापन के मतलब यहाँ पे, हाँ, फैक्ट्री सब उतना नहीं है, इसलिए लोगों को काम नहीं मिल पाता है। काम नहीं मिल पाता तो पैसा नहीं मिलता है, बेरोजगारी बढ़ता है, गरीबी बढ़ता है, गरीबी भी है। खराब विधि व्यवस्था है। खराब विधि व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई आदमी आया है बढ़िया, तुम्हारे गांव में बढ़िया सा मॉल खोल दे, है कि नहीं, और 4 गो शाम में जाए पियांक और बोले कि लाओ, है कि नहीं, कितना कमाने लाओ, तो वो उससे मान लो कि छीना झपटी करे या फिर उसका सामान लेकर के भाग जाए। या कोई मान लो सिंपल ही समझो कि जहाँ पे विधि व्यवस्था खराब होने का मतलब है, कोई आप दुकान चला रहे हैं, अब कोई आया और रंगदारी करके, कोई मान लो कि मिठाई का दुकान खोले हुए हैं, और कोई आदमी आए, 4 गो लड़कन आए, लंच टाइप का, बौराहा टाइप का, चाकू छुरा ले करके, और 10 गो समोसा खा के, 20 गो रसगुल्ला खा के ऐसे चल जाए, तो दुकानदार का क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या करेगा, दुकान को अब बढ़िया से बढ़ाएगा कि घटाएगा फिर। हाँ, फिर वो जो है खराब विधि व्यवस्था के कारण जो है, इसीलिए जो बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टर होता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, वो आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बिहार में, है कि नहीं। जैसे एक कहानी बताते हैं कि जब लालू यादव की बेटी की शादी हो रहा था ना, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, तो अगर बेटी की शादी हो रहा था, तो वहाँ जो इसे बाइक का शोरूम है ना, जैसे हीरो का बाइक है कि नहीं, और इसे कार का शोरूम है, तो पटना में गया सब आदमी, उसका कि हम लालू के आदमी हैं, सब ऐसे ही शोरूम में से गाड़ी निकाल लिया और चल गया निकाल के। अब बताओ वो आदमी फिर दोबारा शोरूम खोलेगा बिहार में, बोलेगा भाई तो पूंजियों में घाटा लगता है, जो भी बाइक और कार रखा हुआ था सब लेके भाग गया, है कि नहीं। बात समझ आ रहा है। तो इन्वेस्टर कब आएगा, जब जहाँ पे उसको रहेगा कि नहीं हमको प्रोटेक्शन मिलेगा पुलिस का, प्रशासन का, है कि नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर आता तो क्या करता है वो, जैसे कोई बड़ा आदमी आया यहाँ पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट, या मान करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, तो उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं, उसको काम मिलता है कि नहीं, उसका गरीबी दूर होता है। तो इन्वेस्टर को आना बहुत ज़रूरी है। और वो कब आता है, जब हम बेहतर विधि व्यवस्था को बना के रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर होगा, है कि नहीं। हालांकि अब सुधार हो रहा है, जब से नीतीश कुमार आया है तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदल गई है, लेकिन अभी भी बहुत गुंजाइश है, अभी भी बहुत सारे जो है कह सकते हैं गुंडागर्दी अभी भी बहुत है कि नहीं। उस पर कंट्रोल करने के लिए और भी शक्ति की ज़रूरत है। तो ये सब कारण है, हम ये कारण गिना देंगे, ये सब तुमको लिखना है, सब क्वेश्चन हम जब कल जो है आप लोग को पूरा राइटिंग करना है इसके बारे में, है कि नहीं। फिर आगे जो है हम बात करें कि इसके उभरने का क्या क्या उपाय है, बिहार के पिछड़ापन को हम दूर कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, कृषि में तेज़ी से विकास करेंगे। तेज़ी से विकास कैसे करेंगे, जैसे बढ़िया बीज लाएंगे, लोगों को जैसे एक हाइब्रिड बीज आता है, वो ज़्यादा फलता है कि नहीं। अच्छा कीटनाशक का उपयोग करेंगे, जिससे जो है फसल बर्बाद नहीं हो, है ना। तो ये सब करेंगे तो उससे कृषि में विकास होगा। उसका हम जैसे अभी देखो लीची सब का ब्रांडिंग किया गया, मखाना ये सब का, और उसको जीआई टैग दिया गया, उसको एक ब्रांड बना करके बेचेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, है कि नहीं। पास में रहा है। बाढ़ पे नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, बाढ़ पे नियंत्रण के लिए क्या किया जाएगा, जैसे बाढ़ आता है तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है, अगर वो पानी को हम टनल बना करके, जैसे अभी एक उपाय किया गया है कि गंगा का पानी को जो है यहाँ ध्यान दो, गंगा के पानी को कहाँ लाया गया है, बोधगया में लाया गया है कि नहीं। तो ये क्या एक तरह से बाढ़ नियंत्रण से किया सकता है, जो उत्तरी बिहार का पानी है उसको दक्षिणी बिहार में शिफ्ट किया दिया जाए, है ना। तो उससे जो है बाढ़ पर नियंत्रण हो जाएगा। इसके लिए नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है कि नहीं। आधारभूत संरचना का विकास किया जाए, जैसे काफ़ी बहुत मात्रा में जो है स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है। तो अगर ये सब बहुत पर्याप्त मात्रा में जब बन जाएगा तो लोगों को बेहतर काम मिलेगा, बेहतर सब चीज़ें मिलेगी, तो फिर पिछड़ापन दूर होगा। औद्योगिक विकास
औद्योगिक विकास क्या करना जरूरी होगा, है कि नहीं। हमको छोटे छोटे जो है उद्यम लगाना होगा कि जिससे लोगों को काम मिले। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सख्त लॉ एंड ऑर्डर लाना होगा, है कि नहीं। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन की ज़रूरत है। तो ये सब जो है कारण है। बिहार का बंटवारा कब हुआ था, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, बस लास्ट ही है। बिहार का बंटवारा कब हुआ था? हाँ, 15 नवंबर 2000 बिहार बट करके क्या बना, झारखंड। देखो पहले बिहार जो था ना, वो पहले बंगाल का पार्ट था। तो 1912 ईस्वी में बंगाल से कट करके बिहार बना। फिर 1936 ईस्वी में फिर बिहार से कट करके वो उड़ीसा अलग राज्य बन गया, है कि नहीं। और फिर बिहार का फिर दोबारा फिर बंटवारा हुआ। और अब की बिहार का बंटवारा तो फिर झारखंड बना, है कि नहीं। बस हमारा है, याद हुआ ये बात। बिहार बना था 1912 में बंगाल से अलग होकर के। फिर 1936 में बिहार से अलग होकर के उड़ीसा बना। अब फिर बिहार का बंटवारा हुआ एक बार आओ, जो झारखंड बना 2000 ईस्वी में, है कि नहीं। तो जितना भी संसाधन था, रिसोर्सेज था, खनिज था, वो सब झारखंड में चला गया। जैसे कोयला, लोहा, तांबा, ये सब जो निकलता है वो सब झारखंड में चला गया। जो बिहार है उसके पास क्या बच गया, फर्टाइल लैंड बच गया, सिर्फ नहीं उपजाऊ जमीन बच गया, है कि नहीं। बस हमारा है, ठीक है। अभी परिवार नियोजन करेंगे। परिवार नियोजन में क्या होगा कि हम इसे देखो, इसके लिए सबसे पहले सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इसमें कि सब जनसंख्या बढ़ाने में मेन भूमिका में उसका जो हथियार कौन है, जनसंख्या बढ़ाने में महिलाओं का यूज किया जाता है। तो उसको पहले सरकार जो है शिक्षित कर रहा है, उसको रोजगार दे रहा है। जैसे एक महिला है जो नौकरी करती है, सपोज दैट, ध्यान रखो, कोई महिला अगर नौकरी करती है, वो 5 को बच्चा पैदा करेगी, नहीं करेगी, बोलेगी, है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बस कल से जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए दूरगामी नीति बनाना पड़ेगा, जो आने वाले 10 साल 20 साल के बाद उसका प्रभाव दिखेगा, है कि नहीं। तो पहला काम हो रहा है कि महिलाओं को बेहतर एजुकेशन दिया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, वो ऑटोमेटिक बच्चा कम पैदा करेगी, पहला बात। दूसरा, लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, जागरूकता लाया जाए, है कि नहीं, मेरे बात को। और बाकी फिर अंतिम हथियार है कि सरकार सख्ती करे। जैसे चाइना इस समय पॉलिसी लाया गया था कि ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे तो सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलेगा, सज़ा मिलेगा, है कि नहीं। तो ये सब अंतिम हथियार, लेकिन इसी से काम हो जाएगा, है कि नहीं, कि उसको जो है महिलाओं को या पूरा सिस्टम को ही, पूरे हर प्रत्येक नागरिक को अगर एक बेहतर शिक्षा मिलता है तो जनसंख्या का एक संबंध है अशिक्षा से, सिंपल बात मान लो, है कि नहीं। जहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन का लेवल अच्छा है, वहाँ पे जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल रहता है कि नहीं। तो बेहतर एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। और सिर्फ पुरुष को नहीं, महिला पुरुष दोनों को, है कि नहीं। इसे ऐसा देखा होगा कि कोई आदमी नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो तो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका 8 लेखन है, वो का है, उसकी महिला कुछ नहीं करती है, इसलिए वो 8 लेखन कर दी, है कि नहीं। अगर मान लो वो भी नौकरी करती तो 8 बच्चा होता, नहीं होता, है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे फिर है गरीबी को मतलब हटाने में मनरेगा का योगदान है। मनरेगा लाया गया 2000, है कि नहीं। हाँ, नरेगा को ही नाम कर दिया गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है कि नहीं। तो ये मनरेगा का कोई अगर फुल फॉर्म पूछे तो अगर नरेगा का पूछेगा तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हालांकि इसका इसी नाम को ही मनरेगा कर दिया गया है, उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया है सिर्फ, है ना। तो चलो आज का कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कुछ सीखी होगी, और सीखिए कितना, उसको एक बार फिर से किताब पढ़ लेना है, क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन लिख के क्या भेजेंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन है कल उसका पूरा आपको जो है आंसर लिख के भेजना है कल, है कि नहीं। और उसको टाइमिंग रहेगा, आपको 2 घंटे के अंदर लिखना है, 1.5 घंटे में, है ना। एक बार बढ़िया किताब पढ़ लो फटाफट, इन्हें एकदम किताब वाला लिखना है, किताब से हेल्प ले करके एकदम स्टैटिक, जितना मतलब जो है कम शब्दों में बेहतर अर्थ निकलना चाहिए, है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी ये डरना नहीं कि गलती लिखाएगा क्या होगा, तुम गलतियाँ लिखना, लिखो तो सही। जब एक बार गलती लिखोगे, 2 बार गलती लिखोगे, 10 बार गलती लिखोगे, 12वां 15वां बार में सही लिखना आ जाएगा। लेकिन लिखवे नहीं करोगे तो कहीं आएगा ही नहीं लिखने फिर। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, लिखना शुरू करना है कि नहीं। जब शुरू करोगे तो लिखने भी आ जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, ओके बाय।